यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं ताकि वो एक साइंटिफिक नेम दे सके नोन ऑर्गेनिज्म को। इच नेम हैज़ टू कॉम्पोनेंट्स, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। मैं आपको लिख के भी बताऊंगी अभी कि ये जेनेरिक नेम क्या है, ये स्पेसिफिक एपिथेट क्या है विद एन एग्जाम्पल। बट आप ऐसे ही समझ लो कि जैसे आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है ज्योति श्रीवास्तव, तो ज्योति जो है वो जेनेरिक है और फिर बाद में जो लगेगा वो स्पेसिफिक एपिथेट होगा। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके नाम में ना दो वर्ड्स होंगे, एक उसका जेनेरिक नेम होगा एंड एक उसका स्पेसिफिक एपिथेट होगा। जो जेनेरिक नेम होगा वो उसका जीनस को डिनोट करेगा और जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा वो उसकी स्पीशीज को डिनोट करेगा। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कॉम्पोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये जो सिस्टम है जिसमें हम दो कॉम्पोनेंट प्रोवाइड कर रहे हैं एक नेम में, दो से ज़्यादा भी नहीं दो से कम भी नहीं, तो वो क्या होगा, वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। This naming system was given by Carolus Linnaeus, is being practiced by biologists all over the world. ये जो नेमिंग सिस्टम है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये जो नेमिंग सिस्टम है ये किसने प्रोवाइड करा है। तो ये नेमिंग सिस्टम कैरोलस लीनियस ने प्रोवाइड करा है और इसको जो है पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस किया जाता है। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2-word फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट। और ये जो नेमिंग सिस्टम है जिसमें 2-word फॉर्मेट एक कन्वीनियंट हो, ऑब्वियसली अगर कोई नाम बहुत बड़ा होगा तो वो हमारे लिए इतना कन्वीनियंट नहीं होगा, लेकिन अगर वो नाम छोटा है तो वो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट होगा, हम उसे बता सकते। एक वर्ड का रखेंगे तो फिर उसकी स्पेसिफिसिटी नहीं आएगी। तो ये मिनिमम 2 वर्ड रिक्वायर्ड हैं जिनसे हम एक नेम किसी ऑर्गेनिज्म को असाइन कर सकते हैं। जैसे इन्होंने ना यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है मैंगो का, मैंजीफेरा इंडिका। तो अब ये ऐसा कह रहे हैं कि लेट अस सी हाउ इट इज़ अ बाइनोमियल नेम। देखते हैं कि ये बाइनोमियल नेम कैसे है। इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस वाइल इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पीशीज़। जो मैंजीफेरा है, ये जो फर्स्ट लेटर है मैंजीफेरा ये वाला, ये है आपका जीनस, और ये जो सेकेंड लेटर है फिर इंडिका, ये है आपका स्पीशीज़, जैसे मैंने आपको मेरे नेम के एग्जाम्पल से बताया। स्पीशीज़ या स्पेसिफिक एपिथेट भी हम इसको कह सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी कि हमने 2 वर्ड्स दे दिए किसी को, एक ऑर्गेनिज्म को 2 वर्ड से उसका एक नेम असाइन कर दिया और वो उसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया। हमें कुछ फर्दर रूल्स का भी ध्यान रखना है और वो जो है वो यूनिवर्सल रूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक कंट्री के लिए ही वैलिड हैं। तो हम उन रूल्स को देखते हैं। जैसे ये पॉइंट नंबर 1, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड एंड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट पे। अगर हम देखें तो कहने का मतलब है कि जो भी नेम होगा ना वो लैटिन में होगा। लैटिन में क्यों? क्योंकि जो पहला ग्रीक लैंग्वेज होता था ना वो आज हमारे कम्युनिकेशन में नहीं है, और जब वो हमारे कम्युनिकेशन में नहीं है तो फिर वो चीज़ चेंज नहीं होगी। सपोज़ हम कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर दे जो बिल्कुल भी हमारे कम्युनिकेशन में हो, तो उसमें तो चेंज वैलिड है ना कि आज हम इस जनरेशन के लोग कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ जनरेशन के लोग कुछ बोल रहे हैं, तो ये चीज़ तब वैलिड हो जाएगी। बट अभी क्या है कि अभी अगर ये लैंग्वेज डेड है, ये लैटिन फॉर्म जो है उसमें अभी कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो उसको जो भी नेम डिसाइड किया जाएगा वो आज से 1000 साल भी बाद भी वही नेम रहेगा। इसलिए लैटिन को प्रेफर किया गया है। अगर मान लीजिए हमने किसी ऑर्गेनिज्म को कोई ऐसा नाम दे दिया जो कि स्पेनिश में है, ग्रीक में है, मतलब ग्रीक में नहीं है सॉरी, इंडियन में है, तो हमें उसे लैटिनाइज्ड करना पड़ेगा, ये कंपल्सरी है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखोगे। फिर जो सेकेंड पॉइंट है, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकेंड कॉम्पोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। फिर है बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। जो दोनों नाम है, जैसे ये वाला जो नाम है मैंजीफेरा इंडिका, अगर आपने इसको मान लीजिए प्रिंट नहीं किया है कंप्यूटर में, आपने इसको हाथों से लिखा है, तो फिर आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है और वो ये कि आपको इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ठीक है, ये मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दे करके बताती हूँ।
The first word denoting the genus starts with a capital letter and the second word starts with a smaller letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. The name of the author appears after the specific epithet at the end of the biological name and is written in an abbreviated form Mangifera indica Linn, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो. मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाती हूँ. ये इट इंडिकेट्स के पहले ही है ना, मैंजीफेरा इंडिका लिन, वही. अभी ये कह रहे हैं कि जब आप ये लिखना स्टार्ट करते हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो जीनस है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए. मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि ये कैसे होगा. जैसे आप मान लो कि ये मैंने लिखा मैंजीफेरा इंडिका, तो मैं ना आपको ये चारों जो लास्ट के दोनों पॉइंट्स थे वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ कि साइंटिफिक नेम कैसे होगा. जब मैंने जीनस, ये वाला जो पार्ट है ये होता है जीनस, ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है स्पीशीज़. तो जब जीनस कंसिडर करेंगे तो फर्स्ट को कैपिटल लेंगे, जब स्पीशीज़ वाला पार्ट लेंगे तो फर्स्ट को स्मॉलर लेंगे. देखिए हमने आई स्मॉल में लिया है और एम कैपिटल में लिया है. दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि मैंने इसको हाथ से लिखा है, तो जब भी साइंटिफिक नेम को हाथ से लिखें तो उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देंगे. और अगर हमने कंप्यूटर में से इटैलिक्स में प्रिंट किया है तो कोई बात नहीं है, तो वो अपने आप इटैलिक्स में प्रिंट होकर आएगा, तो हमें अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है. तीसरी बात इन्होंने लिखा कि मान लीजिए जो साइंटिस्ट है जिन्होंने मैंगो का ये नाम डिस्कवर किया है, तो अगर वो अपने नाम को इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो उसको ऐसे लिखेंगे. एक तो ये होगा मैंजीफेरा, फिर होगा इंडिका, और एब्रिविएशन फॉर्म में वो ऐसे, एब्रिविएटेड फॉर्म आपको पता होगा, छोटे से फॉर्म में लिखते हैं, साइंटिस्ट का नेम लास्ट में लिख देंगे और इस दोनों नाम को फिर हम अंडरलाइन करेंगे. फिर हम हमारे बैक टू पीडीएफ आ जाते हैं. तो ये हमने बात कर ली कि हम कैसे हम ऑर्गेनिज्म को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिकल नेम असाइन कर सकते हैं. अब फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि बहुत ही मुश्किल है कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकें. आज हम इस पैराग्राफ को यहाँ तक कवर करेंगे जहाँ तक मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है. Since it is clearly impossible to study all the living organism, it is necessary to devise some means to make it possible. क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें, फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें, फिर तीसरे को स्टडी करें? कितने वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हम सारे ऑर्गेनिज्म को पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करें. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक मीन्स डिवाइस करें, एक रास्ता हो जिससे हम ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुप में डाल के उनकी ग्रुप वाइज स्टडी करें, ताकि स्टडी ईजियर हो जाए, और इसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. डेफिनेशन दे रखी है क्लासिफिकेशन की, कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है जिससे किसी भी चीज़ को हम कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुप कर सकते हैं, कुछ उसके ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे. फॉर एग्जाम्पल, वी ईजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट, एनिमल, डॉग, कैट, इंसेक्ट. हम देख सकते हैं कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये चूहा है, या फिर ये कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है. द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप. अगर हमने बोला कि ये डॉग का ग्रुप है, ये कैट का ग्रुप है, तो किस बेसिस पे? हमने उसमें कुछ कैरेक्टर्स देखे होंगे कि हाँ डॉग के देखो, दो डॉग के जो हैं उनके टीथ अलग हैं, उनके 4 लेग्स है, इंसेक्ट के विंग्स है. इन कैरेक्टर्स, ये जनरल बात है, इनके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप कर सकते हैं. फिर कह रहे हैं व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग. आप कैसा इमेज देखते हो अगर आप किसी डॉग को देखते हो? ऑब्वियसली इच वन ऑफ अस विल सी डॉग नॉट कैट. हमें कुत्ते ही दिखेंगे, हमें बिल्लियाँ नहीं दिखेंगी.
नाउ इफ़ वी आर वेयर टू थिंक ऑफ एल्सेटियंस, वी नो वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर हम एल्सेटियंस के बारे में बात करेंगे मत तो हम उनके बारे में सोचेंगे, हम जिस भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे हम उसके फीचर्स के बारे में सोचेंगे। अल्टीमेटली आपको एक पॉइंट पे लाना चाह रहे हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ये हमें टैक्सा के बारे में बताना चाह रहे हैं कि टैक्सा क्या होता है और टैक्सोनॉमी क्या होता है, इसीलिए इतने सारे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं ताकि आप फैमिलियर हो सको। फिर कहते हैं इफ़ वी वेयर टू से मैमल्स, वी विल थिंक ऑफ मैमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर्स। इफ़ वी वांट टू ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, we will got a picture of wheat, not of rice. Hence all this dog, cat, mammal, wheat, rice, plant are convenient categories we use to study organism. ऑब्वियसली अगर हम किसी एक की बात करते हैं, मैमल्स की बात करते हैं, तो मैमल की कैटेगरी को पढ़ेंगे, डॉग को पढ़ेंगे तो डॉग की कैटेगरी को पढ़ेंगे। तो साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा। अब ऐसे नहीं कह सकते हम डॉग पढ़ रहे हैं, कैट पढ़ रहे हैं, हम कहेंगे हम एक टैक्सा पढ़ रहे हैं। टैक्सा ना सिर्फ जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा कि जीनस होता है, स्पीशीज़ होता है, स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। तो ये जो हमारा ट्रेंड है फाइलम, किंगडम, तो इसमें ये भी एक कैटेगरी है। इसके अंदर जो हर एक ऑर्गेनिज्म है वो भी एक टैक्सा है। ये नहीं है कि सिर्फ ये ब्रॉड कैटेगरीज ही हम एक टैक्सा कंसिडर करेंगे, उसके अंदर जो एक एक ऑर्गेनिज्म हम पढ़ रहे हैं उनको भी हम टैक्सा ही कंसिडर करेंगे। ये यही बताना चाह रहे हैं कि ऑल एनिमल्स, मैमल्स, डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। अगर वही डॉग को हम फैमिली में पढ़ेंगे तो जब हम पढ़ेंगे कैनिडी फैमिली तो वहाँ पे भी वो एक टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर उस डॉग को हम एक जीनस के फॉर्म में देखते हैं तो भी हम कहेंगे कि वो एक टैक्सा है। अगर हम कहेंगे उसका कि वो कैनिस उसका हो गया जीनस, तो हम कहेंगे कि हाँ वो भी एक टैक्सा है। तो वो डॉग जिस जिस लेवल पे आएगा हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, उस हर एक लेवल पे उसको हम एज अ टैक्सा कंसिडर करके उसकी स्टडी करेंगे। ये यही बता रहे हैं। Hence, based on characteristic, all living organism classified into different taxa. अब ये जो मैंने बोला था ना कि लेवल्स है, जीनस है, स्पीशीज है, ये भी कैटेगरी है, ये भी डिफरेंट, ये भी एक टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रही है। एक उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो भी एक टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो कन्वीनियंट कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं ना, जिनमें हमें स्टडी ईजियर हो जाए, उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। और एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो भी उसकी बाहरी फीचर है, अंदर का फीचर है, ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है उसके सेल का, जो भी डेवलपमेंटल प्रोसेस है, जो भी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, वो सब मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ का बेस बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने एक दो फीचर्स देख लिए और हमने उसको कंसिडर कर लिया। तो जो भी टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ है उनका जो बेस है वो यही है। ये क्वेश्चन में अपने एग्जाम में पूछ सकता है कि डिफाइन टैक्सोनॉमी, अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। एंड मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ आर बेस्ड अपॉन व्हाट। फिर आता है कि प्रोसेस बेसिक्स टू टैक्सोनॉमी, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। कि मान लो कि हमें टैक्सोनॉमी है क्या। बेसिकली टैक्सोनॉमी किसी भी ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को देखकर उसको एक कन्वीनियंट कैटेगरी में ग्रुप कर देना, एक टैक्सा असाइन कर देना कि हाँ ये इस लेवल पे है, उसको फिर हमें स्टडी करना, उसका पूरा बायोडाटा देखना, वो टैक्सोनॉमी है। तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है कैरेक्टराइजेशन, जब आप ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज करते हो। सेकेंड आइडेंटिफिकेशन, जब आप उसको पहचानते हो। थर्ड है क्लासिफिकेशन, कि आपने उसको पहचान लिया तो उसको किसी ग्रुप में डिवाइड कर दो और फिर आप उसका नाम दो। जब आप इस ऑर्गेनिज्म की डिटेल्ड पूरी बायोग्राफी निकाल देते हो कि हमने कैरेक्टराइज भी कर लिया, आइडेंटिफाई भी कर लिया, क्लासीफाई भी कर लिया, नेम भी कर दिया, तो उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसके आगे टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।